कहानी की शुरुआत होती है एक जेल के बाथरूम से, जहां बोन नाम के एक आदमी को उसके दोस्त ने चेतावनी दी कि एक गैंग उसे मारने के इरादे से वहां आ रही है। ये सुनते ही बोन ने अपने दोस्त से एक तरफ हट जाने को कहा ताकि लड़ाई में उसे चोट ना लगे। फिर वो शांत होकर जेसी और उसके साथियों का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जेसी अपनी गैंग के साथ बाथरूम में आ पहुंचा। उन्होंने पहले ही एक गार्ड को पैसे दे दिए थे ताकि वो सब कुछ देखकर भी अनजान बना रहे। जैसे ही उन सब ने बोन को घेर लिया तो जेसी ने अपने हाथ में पकड़े हुए तेज धार वाले हथियार से उस पर हमला कर दिया, लेकिन बोन ने पल भर में उसका हथियार छीनकर सीधा उसके कंधे में घुसा दिया। ये देखते ही गैंग के बाकी लोग भी बोन पर टूट पड़े, लेकिन बोन ने एक एक करके सबको सिर्फ एक ही वार में धूल चटा दी। इस पूरी जेल में उसका एक ही करीबी दोस्त था जिसने उसे इस अटैक के बारे में पहले ही बता दिया था, और वो था डैनी। लेकिन एक दिन जब दोनों बैठकर आराम से चेस खेल रहे थे, तब जेसी और उसकी गैंग ने डैनी पर हमला कर दिया। बोन अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता रहा। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मरने से पहले डैनी ने एक तस्वीर बोन को दी और उससे वादा लिया कि जेल से बाहर निकलते ही वो उसके परिवार की खोज खबर लेगा और उसकी बीवी और बेटे का ख्याल रखेगा। अपने दोस्त की मौत का बदला लेने और अपनी 5 साल की सजा पूरी काटने के बाद आखिरकार बोन जेल से बाहर निकला। अब उसे रहने के लिए एक जगह की जरूरत थी, इसीलिए वो रॉबर्टो और टमारा के घर पहुंचा, जहां किराए पर एक कमरा खाली था। उस घर में 3 और बच्चे भी रहते थे। उनमें सबसे छोटा जैरेड था, जो अक्सर खिड़की के पास बैठकर बाहर की सड़क को देखता रहता। बोन ऐसे ही यहाँ पर नहीं आया था। पूरी जांच पड़ताल करके पता लगा के आया था कि जैरेड उसी के दोस्त का बेटा है। अब बस उसे उसकी बीवी को ढूंढना है। फिर टमारा ने बोन को उसका कमरा दिखाया और साफ कहा कि घर के अंदर बच्चे रहते हैं तो थोड़ा ढंग से रहना पड़ेगा। हमारे कुछ नियम हैं, वो मानने पड़ेंगे। वो किसी भी गैंग के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बंदूक वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए उसके पास। बोन ने बिना किसी बहस के उसकी सारी शर्तें मान ली और अपना किराया पहले ही दे दिया ताकि कमरा उसे ही मिले। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस की सड़कों पर हर रोज इलीगल स्ट्रीट फाइट्स होती थी। इन फाइट्स को देखने के लिए हर रात भीड़ जमा होती। लोग अपनी पसंद के फाइटर पर सट्टा लगाते और उम्मीद करते कि वही जीतेगा। इस गैर कानूनी धंधे में बहुत पैसा कमाया जाता था। सिर्फ फाइटर ही नहीं बल्कि सट्टा लगाने वाले लोग भी इससे मोटी कमाई करते। इन फाइट्स को ऑर्गेनाइज करने में कुछ एजेंट्स का बड़ा हाथ था, जो नए और ताकतवर फाइटर्स को ढूंढकर रिंग तक लेकर आते थे। और इन एजेंट्स में सबसे बड़ा नाम था जेम्स का। जेम्स का सबसे खतरनाक फाइटर है हैमरमैन। आज उसका सामना काउबॉय नाम के एक फाइटर से होने वाला था। काउबॉय साइज में अपने ओपोनेंट से काफी छोटा था, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कमाल की थी। लेकिन सिर्फ रफ्तार के सहारे हैमरमैन जैसे खौफनाक फाइटर को हराना आसान नहीं था। कुछ ही पलों में हैमरमैन ने काउबॉय को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और वो उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी पिन बॉल बीच में आ गया। उसने फाइट रोक दी और हैमरमैन को विनर घोषित कर दिया। फिर उसने शर्त में जीती हुई सारी रकम जेम्स को दे दी, क्योंकि उसका फाइटर मैच हार गया था। खैर, फाइट खत्म होने के बाद पिन बॉल जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचा, वो ये देखकर हैरान रह गया कि बोन पहले से उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। बोन ने सीधा कहा कि मैं इस पहलवान से लड़ना चाहता हूँ, क्या करना पड़ेगा? उसने पिन बॉल को ऑफर दिया कि ये फाइट अरेंज करवा दे, जीती हुई कमाई का 40% तेरा। लेकिन पिन बॉल बेचारा पहले ही काफी पैसे हार चुका था, इसीलिए उसने कहा कि हैमरमैन से लड़ने से पहले तुझे नॉर्मल टुच्चे पुच्चे लोगों से लड़ना पड़ेगा। पहले दिखा कि इतने पैसे लगाने लायक है तू। बोन मान गया तो पिन बॉल उसे तुरंत दूसरे एजेंट के पास ले गया और फिर उसके फाइटर को चैलेंज किया ताकि बोन को अपना हुनर दिखाने का मौका मिल सके। फिर जैसे ही फाइट शुरू हुई, बोन ने अपने दुश्मन को ध्यान से देखा और अगले ही पल हवा में उछलकर उसने एक जबरदस्त लात उसके सर पर दे मारी। सिर्फ एक ही वार में उसका ओपोनेंट जमीन पर गिर पड़ा। वो दोबारा खड़ा तक नहीं हो पाया। ये देखकर पिन बॉल शर्त की सारी रकम लेकर वहां से निकल गया। अब उसे यकीन हो गया था कि उसके हाथ एक कमाल का फाइटर लग चुका है। अब रास्ते में पिन बॉल आने वाली फाइट्स की प्लानिंग कर रहा था। जब बोन ने उससे जेम्स के साथ खड़ी उस औरत के बारे में पूछा, तो इस पर पिन बॉल ने उसे साफ चेतावनी दी कि वो एंजेला है, उससे दूर रहना। उसने बताया कि एंजेला पहले किसी और की बीवी थी, लेकिन जब जेम्स की गंदी नजर उस पर पड़ी तो उसने साजिश करके उसके पति को जेल में भिजवा दिया। फिर जेल में ही उसके पति को मरवा के उसने एंजेला को हमदर्दी दे के अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया।
लेकिन उस वक्त एंजेला माँ बनने वाली थी। जेम्स ने उसे मजबूर किया कि वो अपने बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे दे। उस हादसे के बाद एंजेला की जिंदगी मानो पूरी तरह बदल गई। अपने बेटे को खोने के दर्द के चक्कर में उसने ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो नशे की आदत में डूबती चली गई। बोन समझ गया कि यही उसके दोस्त की बीवी है जिसे वो ढूंढ रहा था और उस तक पहुंचने के लिए उसे जेम्स के करीब जाना पड़ेगा। इसके बाद हम जेम्स को देखते हैं जो अपने कुत्तों के लिए खाना तैयार कर रहा था। तभी टेडी उसके पास बोन की फाइट की रिकॉर्डिंग लेकर आया। वीडियो में बोन ने सिर्फ एक ही लात मारकर अपने ओपोनेंट को गिरा दिया। ये देखकर जेम्स भी हैरान हो गया। उसने तुरंत फैसला किया कि वो पिनबॉल से उसके नए फाइटर के बारे में बात करेगा, लेकिन इससे पहले वो अपने पिटबुल कुत्तों को खाना खिलाने गया और टेडी को भी साथ चलने को कहा। अचानक जेम्स ने अपने पिटबुल्स को टेडी पर अटैक करने को कहा। बेचारा टेडी डर के मारे जम गया, लेकिन जेम्स उसे सिर्फ डरा रहा था क्योंकि कुत्तों को अभी भी उसने पकड़ रखा था। उधर उसी शाम बोन घर के बाहर वेरांडे में रॉबर्टो के साथ चेस खेल रहा था। तभी पिनबॉल अपनी गाड़ी लेकर वहां आ पहुंचा और उसने बोन को आवाज लगाई, लेकिन जाने से पहले बोन ने चेस का मैच रॉबर्टो को हराकर उससे शर्त के पैसे लिए और फिर पिनबॉल के साथ निकल गया। एरिना पहुंचते ही बोन ने देखा कि वहां दो औरतों के बीच जबरदस्त फाइट चल रही थी। तब पिनबॉल ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये पतली कमर वाली देख रहा है, ये तेरे भाई की सेटिंग थी पहले। कुछ ही देर बाद मैच खत्म हुआ और वेरिटा नाम की एक फाइटर जीत गई। फाइट खत्म होने के बाद पिनबॉल वहां के सबसे मशहूर एजेंट टैटू के पास गया। उसने सीधा बताया कि मेरा नया फाइटर सबसे तगड़ा है और मैं उसके ऊपर डायरेक्ट $5000 लगा रहा हूँ। इस बार बोन का सामना हुआ गोल्ड टीथ से, लेकिन बड़ी ही आसानी से बोन ने सिर्फ एक वार करके अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर दिया। इस जबरदस्त मुकाबले के बाद अंडरग्राउंड फाइटिंग की दुनिया में बोन की पहचान वन हिट फाइटर के नाम से होने लगी। लेकिन जब पिनबॉल अपनी जीती हुई रकम लेने गया तब टैटू ने एक नई शर्त रखी। उसने कहा कि अगर बोन वाकई में इतना ताकतवर है तो इसके साथ 2 बंदों को लड़ाना चाहिए ना, और अगर वो जीत गया तो शर्त की रकम भी दुगनी मिलेगी। बोन ने बिना कुछ कहे ये चैलेंज भी मान लिया। फाइट शुरू हुई और उसने एक फाइटर को सिर्फ एक लात मार के बेहोश कर दिया और कुछ ही पलों में दूसरे वाले की भी सिट्टी बिट्टी गुल कर दी। इतना ही नहीं, भाई ने मजाक मजाक में हाथ तक तोड़ दिया। ये सब देखकर टैटू को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसने फिर से शर्त की रकम दुगनी कर दी और इस बार कहा कि एक साथ 3 फाइटर लड़ेंगे। लेकिन उन तीनों का भी वही हाल हुआ जो उनसे पहले वालों का हुआ था। कुछ ही सेकंडों में बोन ने सबको हरा दिया। इतनी बुरी हार के बाद टैटू गुस्से से आग बबूला हो गया। 2 बार शर्त बढ़ाने के बाद अब उसे $20,000 देने थे और वो देने से उसने साफ मना कर दिया। पैसे अपनी पैंट में रखते हुए उसने बोन से कहा कि हिम्मत है तो आके ले ले। बस फिर क्या था, बोन सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगा। टैटू के कई गुंडे उसे बचाने के लिए आए, लेकिन बोन ने एक एक करके सबको धूल चटा दी। आखिर में उसने टैटू को भी जोर से मुक्का मारा और उसकी पैंट फाड़ कर पैसे निकाल लिए। अब ये देखकर वेरिटा बोन से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई। जाते जाते उसने अपना नंबर भी बोन को दे दिया। उधर जैसे ही बोन और पिनबॉल गाड़ी में बैठे, पिनबॉल उसकी तारीफ करता नहीं थक रहा था। उसका कहना था कि भाई मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसी फाइट कभी नहीं देखी, इतने सारे लोगों को तूने अकेले पीट दिया। तभी टैटू मशीन गन लेकर वहां आ गया और दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ये देखते ही पिनबॉल ने तुरंत गाड़ी भगाई और खुशकिस्मती से दोनों बिना किसी चोट के बच निकले थे। उस दिन के बाद से बोन और पिनबॉल की जोड़ी स्ट्रीट फाइट्स में खूब पैसा कमाने लगी। रिंग के बाहर बोन अपना ज्यादातर वक्त अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस में ही बिताता, लेकिन उसका ध्यान अभी भी अपने टारगेट पर था। खैर, स्ट्रीट फाइट्स के अंदर उसका अलग फाइटिंग स्टाइल देखकर हर कोई हैरान रह जाता। धीरे धीरे उसका नाम पूरी अंडरग्राउंड फाइटिंग दुनिया में फैलने लगा। लोग उसे एक ऐसे फाइटर के तौर पर जानने लगे जिसे हराना बिल्कुल नामुमकिन था। फिर एक रात देर से घर लौटते समय तमारा की नजर बोन के माथे पर लगी चोट पर गई। उसकी शर्ट के ऊपर भी खून के निशान थे। वो तुरंत परेशान हो गई और उसे बैठने को कहा ताकि वो उसके जख्मों पर पट्टी कर सके। उनकी बातचीत के दौरान तमारा ने बताया कि उसे सुबह जल्दी उठकर बच्चों के लिए नाश्ता बनाना होता है और उसके बाद काम पर भी तो जाना है। उसने ये भी बताया कि वो बच्चे उसके नहीं थे, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करती है उनकी अच्छी परवरिश करने की। अब बोन ने फिर से उस लड़के जैरेड के बारे में पूछा जो हमेशा खिड़की के पास बैठा रहता था। तब तमारा ने बताया कि जैरेड पिछले 1 साल से मेरे साथ रह रहा है और वो हर रोज खिड़की से बाहर बस इस उम्मीद में देखता है कि शायद उसके असली माँ बाप एक दिन उसे लेने आ जाएं।
तमारा को जैरेड की माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हाँ, इतना जरूर जानती थी कि उसके पिता अभी भी जेल में बंद हैं, पर बोन उसके पिता के बारे में सब कुछ जानता था। जैरेड असल में कोई और नहीं बल्कि उसके मर चुके दोस्त का बेटा है। अगली शाम जब तमारा ने खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ पर बोन जैरेड को मार्शल आर्ट्स के मूव सिखा रहा था। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे खुशी थी कि जैरेड और बोन के बीच में धीरे धीरे एक अच्छा रिश्ता बनने लगा था। खैर, अगले दिन हर बार की तरह पिन बॉल के आने से पहले बोन और रॉबर्टो चेस खेल रहे थे, लेकिन इस बार बोन बाजी हार गया। उधर जेम्स अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान के लिए मुसीबत बनता जा रहा था। इस बार उसका निशाना मोनिक नाम की एक औरत बनी। जेम्स के एक आदमी ने उस पर धोखेबाजी का इल्जाम लगा दिया था। इसी वजह से जेम्स के लोग उसके पीछे पड़ गए थे। मोनिक जानती थी कि जेम्स उसे सफाई देने का मौका भी नहीं देगा, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। वो एक लोहे की रेलिंग को पार करके निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके भागने से पहले ही जेम्स ने अपनी गाड़ी पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ा दी और उसे बुरी तरह कुचल दिया। उसकी गाड़ी की पूरी विंडशील्ड खून से भर गई। वहाँ से निकलते वक्त जेम्स की नजर रॉबर्टो पर पड़ी। उसे शक हुआ कि शायद रॉबर्टो ने कुछ देख लिया था। खैर, अब आखिरकार वो फाइट आ ही चुकी थी जिसके लिए बोन ने अंडरग्राउंड फाइटिंग शुरू की थी। आज बोन का सामना हैमर से होने वाला था। रिंग में उतरने से पहले हैमर ने हमेशा की तरह कुछ खास ड्रग्स लिए, जिससे उसकी ताकत और रफ्तार और भी बढ़ गई। इसके बाद पिन बॉल ने जेम्स से बात की और उस रात की सबसे बड़ी फाइट का ऐलान कर दिया। कुछ ही देर में दोनों फाइटर्स रिंग में आमने सामने आ गए। फाइट शुरू होते ही हैमर ने बोन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, लेकिन बोन ने उसके लगभग हर वार से बचकर उस पर कई जबरदस्त पंचेस जमा दिए। कुछ ही देर में हैमर बुरी तरह पिटकर जमीन पर जा गिरा। हालांकि वो दोबारा उठ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार बोन ने उसे पंचेस और किक्स की बरसात से ऐसा मारा कि हैमर हमेशा के लिए जमीन पर ढेर हो गया। और इसी के साथ बोन ने एक और शानदार जीत अपने नाम कर ली। फिर फाइट खत्म होते ही पिन बॉल शर्त के पैसे लेने चला गया। उधर जेम्स खुद बोन के पास आया। उसने बोन की फाइटिंग स्किल्स की दिल खोलकर तारीफ की और कहा कि अपनी पूरी जिंदगी में उसने बोन जैसा फाइटर कभी नहीं देखा। इसके बाद जेम्स ने बोन और पिन बॉल दोनों को अपने घर चलने का न्योता दिया। वो बोन की जीत के जश्न के साथ साथ कुछ और जरूरी बिजनेस की बात करना चाहता था, लेकिन पिन बॉल ये अच्छी तरह जानता था कि जेम्स बहुत खतरनाक आदमी है, इसीलिए उसने बहाना बनाकर न्योता ठुकराने की कोशिश की। लेकिन बोन ने तो ये सब शुरू ही उसके करीब आने के लिए किया था। उसने बिना किसी झिझक के मुस्कुराते हुए जेम्स से कहा कि बताओ भाई, कब आऊं फिर। इसके कुछ दिन बाद जेम्स ने बोन और पिन बॉल को अपने घर बुलाया। वहाँ पहुँचते ही बोन की मुलाकात कुदरती एंजेला से हो गई। एंजेला ने बोन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन जेम्स ने नोटिस कर लिया कि बोन बार बार उसकी तरफ देख रहा था। उधर पिन बॉल अपने लिए ड्रिंक लेने चला गया। तब जेम्स बोन को अपने मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग रूम में ले गया। वहां जाकर जेम्स ने बताया कि मेरे दिल में हमेशा अच्छे फाइटर्स के लिए बहुत इज्जत है। उसका मानना था कि एक असली योद्धा शरीर और दिमाग दोनों से साफ होता है, इसीलिए वो कभी शराब सिगरेट वगैरह नहीं पीता। उसने खुद को बाकी गुंडों से बिल्कुल अलग बताया और साथ ही उसने बोन को चढ़ाते हुए कहा कि भाई तू भी मुझे बाकी लोगों जैसा नहीं लगता। फिर उसने अपनी तलवारों की कलेक्शन दिखाते हुए पूछा कि तलवार चलानी आती है, लेकिन बोन ने साफ मना कर दिया कि भाई मैं तो बस हाथ चलाता हूँ। इसके बाद थोड़ा घूम फिर कर जेम्स अपने असली मुद्दे पर आया। उसने बोन को फ्रैंकलिन मैकवे नाम के एक बहुत अमीर आदमी के बारे में बताया, जो दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर्स में से एक प्राइस का मैनेजर है। देखने में तो प्राइस बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है। उसका चेहरा भी बिल्कुल डरावना नहीं था, लेकिन रिंग के अंदर वो एक जानलेवा फाइटर था। वो अब तक 4 फाइटर्स को मौत के घाट उतार चुका था और सालों की मेहनत के बाद दुनिया का नंबर 1 फाइटर बन चुका था। जेम्स ने बताया कि प्राइस से फाइट करने के लिए चैलेंजर को $5 मिलियन देने पड़ते थे और वो ये पूरी रकम देने को तैयार था, बस बोन को उसके लिए लड़ना होगा। उसने कहा कि देख भाई, मेरे बिना तू उसे चैलेंज भी नहीं कर सकता। तुझे बहुत सारी फाइट जीत के रैंकिंग में ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं मना लूंगा फ्रैंकलिन को, ये फाइट करवा सकता हूँ मैं। उसने बोन से वादा किया कि अगर वो प्राइस को हरा दे तो इतना पैसा कमा लेगा कि जिंदगी भर फिर काम करने की जरूरत ही नहीं है। ये ऑफर वाकई में बहुत अच्छा था, लेकिन बोन ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं इस बारे में सोच के बताऊंगा। खैर, मीटिंग खत्म होने के बाद जेम्स की नजर एंजेला पर पड़ी, जो कि एक ड्रॉर में कुछ ढूंढ रही थी। जेम्स उसके पास एक छोटी सी बोतल लेकर गया। उस बोतल के अंदर वही ड्रग्स थे जिसे एंजेला ढूंढ रही थी। जेम्स ने बोतल दिखाते हुए कहा कि अगर ये वापस चाहिए तो पहले मेरा एक काम करना होगा। असल में जेम्स चाहता था कि बोन उसका ऑफर मान ले।
और इसके लिए वो एंजेला का इस्तेमाल करके बोन को अपनी तरफ करना चाहता था, लेकिन एंजेला ने यूं इस्तेमाल किए जाने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं किसी के साथ कुछ नहीं करने वाली। ये सुनते ही जेम्स ने उसे धमकी देनी शुरू कर दी और जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश की। अपनी जान के डर से मजबूर होकर एंजेला ने आखिरकार बोन को अपने कमरे में बुला लिया, लेकिन जैसे ही बोन अंदर आया एंजेला ने उस पर बंदूक तान दी। लेकिन इससे पहले कि वो बंदूक चलाती, बोन ने आराम से अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उसने एंजेला को तस्वीर दिखाते हुए कहा कि मरने से पहले तुम्हारे पति डैनी ने मुझसे एक आखिरी वादा लिया था कि वो उसकी बीवी और उसके बेटे का हमेशा ख्याल रखेगा। एंजेला ने जैसे ही अपने पुराने परिवार की तस्वीर देखी तो वो बुरी तरह घबरा गई। अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। फिर उसने बोन से पूछा कि उसकी मुलाकात डैनी से कैसे हुई। तब बोन ने उसे पूरी कहानी बताई। ये सच जानने के बाद एंजेला ने भी अपना पूरा दर्द बयां किया। उसने बताया कि मैं जानती हूँ जेम्स ने जानबूझकर डैनी को जेल भिजवाया था ताकि वो मुझे हासिल कर सके, लेकिन उसे धमकी मिली थी कि अगर उसने जेम्स की बात नहीं मानी तो वो डैनी के साथ साथ उसके बेटे को भी मरवा देगा। इतने सालों में एंजेला को ये तक नहीं पता था कि अब उसका बेटा कहाँ है, वो बेचारा जिंदा भी है या नहीं। लेकिन बोन ने उसे तसल्ली दी। उसने कहा कि मैं जानता हूँ सब कुछ तुम्हारे बेटे के बारे में और वक्त आने पर मैं तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा। कुछ देर बाद दोनों कमरे से बाहर आए जहाँ जेम्स उनका इंतजार कर रहा था। तब बोन ने जेम्स से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए एंजेला को अपने साथ ले जाना चाहता है। जेम्स ने कहा कि अगर तुम बदले में मेरे लिए लड़ने को तैयार हो तो बिल्कुल। आखिरकार बोन ने उसकी बात मान ली और जेम्स ने एंजेला को अपना सामान पैक करने को कहा। फिर उसी रात बोन एंजेला को सीधा एक रिहेबिलिटेशन सेंटर ले गया। उसने वादा किया कि जैसे ही वो अपने नशे की आदत से छुटकारा पालेगी वो उसे उसके बेटे से मिलवा देगा। अब अगली सुबह जेम्स $5 मिलियन लेकर फ्रैंकलिन के बंगले में पहुंचा ताकि बोन का मुकाबला दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर प्राइस से तय करवा सके। काफी देर बातचीत होने के बाद फ्रैंकलिन ने आखिरकार इस फाइट के लिए हाँ कर दी, लेकिन साथ ही उसने जेम्स को चेतावनी भी दी कि अगर तेरा फाइटर बढ़िया नहीं लड़ा या फिर किसी भी वजह से मैच कैंसिल हुआ तो मैं तुझे वापस उसी गरीबी में भेज दूंगा जहां से तू आया है। फ्रैंकलिन ने कहा कि 3 दिन बाद मेरे कुछ खास मेहमान मेरे घर पर आएंगे, तब तक बोन को इस फाइट के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। खैर उस रात जब बोन घर लौटा तो उसके होश उड़ गए। घर के बाहर पुलिस खड़ी थी और रोबर्टो की लाश जमीन पर पड़ी थी। वहीं पुलिस क्राइम सीन की जांच कर रही थी। ये देखते ही बोन सीधा टमारा के कमरे की तरफ भागा ताकि उसका हालचाल जान सके। टमारा ने रोते हुए कहा कि रोबर्टो के ऊपर उस आदमी ने 2 पिटबुल छोड़ दिए। अपनी आखिरी सांसों तक वो उन हैवान कुत्तों का शिकार बनता रहा और उन्होंने उसके शरीर को बुरी तरह नोच डाला। तब बोन ने टमारा को संभालने की कोशिश की। उस रात दोनों एक ही कमरे में रुक गए ताकि टमारा को अकेलापन न महसूस हो। फिर अगली सुबह जब वो उठे तो जैरेड को साथ लिए हुए सामने जेम्स बैठा था। उसे देखते ही टमारा घबरा गई और जैरेड को लेकर वहाँ से बाहर चली गई। जेम्स ने खुश होकर बताया कि मैंने तुम्हारी फाइट फिक्स कर दी है, लेकिन बोन ने साफ मना कर दिया। उसने जेम्स से कहा कि मैंने बस इतना कहा था कि मैं सोचूंगा, हाँ तो मैंने कभी भरी नहीं, और अब तो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं फाइट नहीं लड़ने वाला। ये सुनते ही जेम्स ने गुस्से में अपनी तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन बोन ने पल भर में उस पर हमला करके उसकी तलवार दूर फेंक दी। अब अपने आप को फाइट हारती हुई देखकर जेम्स ने तुरंत टमारा को पकड़ लिया और उसके सर पर बंदूक तान दी, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने गोली चला दी तो बोन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी डर से वो वहाँ से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चला गया। जेम्स के जाते ही बोन ने टमारा को कुछ पैसे दिए और उससे कहा कि बच्चों को लेकर तुरंत किसी होटल में चली जाए, बस कुछ दिन की बात है, सब सही हो जाएगा। फिर जेम्स ने अपनी कार में बैठते ही टेडी को हुक्म दिया कि अगले 15 मिनट के अंदर अपनी पूरी किलर टीम को तैयार कर ले। उधर हैमर ने पिन बॉल को ढूंढ निकाला और बोन का पता जानने के लिए उस पर हमला कर दिया, लेकिन अच्छी खासी पिटाई के बाद भी पिन बॉल ने एक लफ्ज नहीं बोला। तभी अचानक बोन वहां पहुंचा। उसने एक गुंडे की बंदूक छीन ली और जल्द ही पूरी गैंग को खत्म कर दिया। इसके बाद उसने पिन बॉल को आराम से खड़ा किया। वहीं दूसरी तरफ टेडी एंजेला की तलाश में एक रिहैब क्लिनिक पहुंचा। वहां एक औरत ने बताया कि हाँ मुझे पता है एंजेला कहाँ पर है। जैसे ही टेडी और उसके आदमी बताए गए कमरे तक पहुंचे तभी कंबल के नीचे छुपा हुआ पिन बॉल अचानक 2 पिस्टल लेकर बाहर निकला। उसी वक्त बोन भी वहां पर आ गया और दोनों ने मिलकर देखते ही देखते टेडी के सारे आदमी खत्म कर दिए। फिर कुछ देर बाद जेम्स ने अपने लोगों को फोन करके एंजेला के बारे में पूछा कि लड़की मिली या नहीं, लेकिन फोन बोन ने उठाया और सीधा कह दिया कि तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा बे, आ रहा हूँ तेरे पीछे।
आज वैसे भी फाइट का दिन था, तो जेम्स ने चालाकी लगाते हुए अपनी लोकेशन भेज दी कि आजा यहाँ पे, लड़ लियो मुझसे। अब जेम्स जल्द से जल्द फ्रैंकलिन की हवेली पहुंच गया, जहां उसके सारे पार्टनर्स उस बड़ी फाइट का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद बोन भी हवेली में पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर घुसा, एक बटलर राइफल लेकर उसके सामने आ गया, लेकिन गोली चलाने की बजाय वो बोन को हवेली के कोर्टयार्ड तक ले गया, जहां कई सारे गार्ड्स हथियारों से लैस पहले ही तैनात थे। वहीं पर बोन का सामना जेम्स से हुआ। बोन ने उस पर रॉबर्टो के कत्ल का इल्जाम लगाया। इस पर जेम्स ने कहा कि भाई देख, सीधी बात है, मैं किसी को मार रहा था, उसने देख लिया, इसके बाद तो उसको जिंदा छोड़ना ठीक नहीं है ना। लेकिन बोन यही नहीं रुका। उसने जेम्स को भड़काकर ये भी कबूल करवा लिया कि डैनी को जेल भेजने की साजिश भी उसी ने की थी। इन सारी बातों को बोन चुपके से रिकॉर्ड कर रहा था और उसने रिकॉर्डिंग तुरंत पिनबॉल को भेज दी, जिसके बाद पिनबॉल ने ये सारे सबूत तुरंत पुलिस तक पहुंचा दिए। तभी प्राइस रिंग में पहुंच गया और उसने बोन को फाइट के लिए बुलाया। लड़ाई शुरू होते ही दोनों फाइटर्स ने इतनी तेज रफ्तार से हमले किए कि देखने वालों की आंखें फॉलो तक नहीं कर पा रही थी। दोनों एक दूसरे पर एक के बाद एक जबरदस्त वार कर रहे थे। वो दोनों ही कमाल के फाइटर्स थे। लेकिन तभी अचानक से प्राइस ने बोन को जमीन पर गिराकर उसके हाथ को लॉक कर दिया। लेकिन बोन ने अपने घुटने से प्राइस के सर पर जोरदार वार किया और उसकी पकड़ से निकल गया। दोनों फिर से खड़े हो गए और अब प्राइस समझ चुका था कि उसके सामने उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फाइटर खड़ा है। धीरे धीरे बोन इस लड़ाई में अपनी बढ़त बनाने लगा और आखिरकार उसने प्राइस को जमीन पर गिरा दिया। बोन ने उसके ऊपर ऐसा लॉक लगाया कि वो चाहता तो उसकी टांग तोड़ सकता था, लेकिन आखिरी पल में वो रुक गया और जानबूझकर हार मान ली ताकि जेम्स के लगाए हुए $5 मिलियन डूब जाएं। इसी तरह आखिरकार प्राइस जीत गया और जेम्स हो गया गुस्से में पागल। उसने तुरंत तलवार निकालकर बोन पर हमला कर दिया, मगर बोन उसके हर वार से बच रहा था। ये देखकर फ्रैंकलिन ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि बोन के लिए भी एक तलवार फेंकी जाए ताकि लड़ाई बराबरी की हो। तब बोन ने अपनी स्किल्स से सबको हैरान कर दिया। उसने पहले झूठ कहा था कि उसे तलवार चलानी नहीं आती, अब तो वो कमाल की स्वॉर्ड फाइटिंग दिखा रहा था। लेकिन जेम्स के लिए उसे तलवार की भी जरूरत नहीं है। वो तलवार को फेंककर सिर्फ मयान से लड़ने लगा। इसके बावजूद भी जेम्स उस पर एक वार तक नहीं कर पाया। जेम्स के हमले को मोड़ते हुए बोन ने उसकी ही तलवार से उसका अपना हाथ कटवा दिया। इसी बीच पुलिस हवेली में पहुंच चुकी थी और बोन मौका देखकर वहां से निकल गया। फिर कुछ महीने बाद एंजेला रिहैब से बाहर आ गई और आखिरकार अपने बेटे जैरेड से मिली। इतने सालों बाद अपनी मां को देखकर जैरेड की खुशी का ठिकाना नहीं था। एंजेला ने उससे वादा किया कि अब वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। उसी दिन बोन ने भी वहां से हमेशा के लिए जाने का फैसला कर लिया। उसने अपने दोस्त डैनी से किया वादा पूरा कर दिया था। जाने से पहले उसने टमारा को बताया कि मैंने तुम्हारे लिए पैसों से भरा एक लिफाफा छोड़ दिया है, उसके बदले में एंजेला और जैरेड को कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहने दो। फिर सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त बोन की मुलाकात पिनबॉल से हुई। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और इस तरह बोन सुकून के साथ अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।